गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार, करंट अफेयर से प्रिंस कुमार में आपका स्वागत करता हूं हाई फाई स्टडी 94 और SC ड्यू पॉइंट के साथ अनु क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज 23 मई है और 23 मई जो कि 22 मई के करंट अफेयर कुछ रिलेटेड होंगे जो हमारे इस वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली हो या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही हो, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश बीएड की परीक्षा हो या फिर कोई प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला हो, सारे में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस मोटिवेशन के साथ आज का प्रारंभ करते हैं कि लंबी छलांग से बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम। लंबी छलांग से बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, क्योंकि ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है, क्योंकि ये हमारी मंजिल तक हमें ले जाती है। यानी हमें ये सोचें कि हम एक महीने में करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो यह असंभव है। एक महीने में करंट अफेयर्स पढ़ के आप 22 से 25 प्रश्न हल करना संभव नहीं है आसानी से। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। निरंतर प्रयास अगर हम करते रहेंगे तो एक दिन हमें मंजिल अवश्य मिल जाएगी और हम सफल अवश्य हो जाएंगे। तो ऊंची छलांग से बेहतर है, लंबी छलांग से बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाते रहिए। इस निरंतर कदम बढ़ाने की प्रक्रिया में आप एक दिन अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई के द्वारा सरप्लस ट्रांसफर किया जा रहा है। आरबीआई के द्वारा सरप्लस ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि 2,11,000 करोड़ रुपए का होगा। कितना होगा? 2,11,000 करोड़ रुपए का होगा। एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखें तो 2,10,874 करोड़ है। 2,10,874 करोड़ है जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का सरप्लस है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो सरप्लस है उसे आरबीआई सरकार को ट्रांसफर करेगी। किस प्रावधान के तहत? आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के तहत, ठीक है, जिसमें एलोकेशन ऑफ सरप्लस ट्रांसफर, एलोकेशन ऑफ सरप्लस ट्रांसफर का उल्लेख है। उसी प्रावधान के तहत आरबीआई अपने सरप्लस को ट्रांसफर करेगी सरकार के खाते में। तो जो भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2025 का खाता बही होगा उसमें यह सरप्लस शो किया जाएगा, जबकि आरबीआई जो ट्रांसफर कर रही है वो सरप्लस किस ईयर का है? फाइनेंशियल ईयर 2024 का है। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 का एक्ट है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। तो याद रखिएगा आरबीआई की द्वारा जो सरप्लस ट्रांसफर किया जा रहा है वो 2,10,874 करोड़ है। एग्जैक्ट 2,10,874 करोड़ है, जो सेक्शन 47 के तहत, सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस ट्रांसफर के प्रावधान के तहत इस सरप्लस को ट्रांसफर किया जा रहा है। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस आरबीआई की जो आय है और व्यय है, आरबीआई की आय और व्यय के बीच का जो अंतर है, आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वो उसका सरप्लस होता है। यानी आरबीआई की जो आय है और जो उसका व्यय है उसके बीच का जो अंतर है वो सरप्लस होता है और हर वर्ष आरबीआई अपने सरप्लस को ट्रांसफर करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में आरबीआई ने 87,000 करोड़, लगभग 87,000 करोड़ का क्या किया था? ट्रांसफर किया था। ठीक है, लगभग 87,000 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया था 2000 में, जो कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर से 1,23,000 करोड़ कम है, लगभग 1,23,000 करोड़ कम है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 87,000 करोड़ का किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,10,874 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 6, यूएनईए का 6 की जो सभा हुई है वो हुई नैरोबी, केन्या की राजधानी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में हुई है। इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण प्रबंधन के लिए प्रभावी, समावेशी और टिकाऊ बहुपक्षीय कार्यवाही। क्या थीम है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण प्रबंधन के लिए प्रभावी, समावेशी और टिकाऊ बहुपक्षीय कार्यवाही। ठीक, इस यूएनईए 6 में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया यूएनईए 6, इसमें कितने प्रस्तावों को समर्थन किया गया? तो 15 प्रस्तावों को। कितने प्रस्तावों को समर्थन किया गया? 15 प्रस्तावों को, जो कि सतत भूमि प्रबंधन के लिए, किसके लिए है? सतत भूमि प्रबंधन, सतत भूमि प्रबंधन किसके लिए है? सतत भूमि प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो नैरोबी में हुआ, नैरोबी में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ये नैरोबी में है, केन्या की राजधानी में है।
केन्या जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित एक देश है। केन्या जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुइया पक्षी हाल ही में चर्चा में है, इसका पंख अभी सबसे महंगा पंख नीलाम हुआ। हुइया पक्षी का पंख नीलाम किया गया न्यूजीलैंड में ना। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हुइया पक्षी किस देश में पाया जाता है, तो है न्यूजीलैंड में। किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ये विलुप्त प्राय है। कैसा है? विलुप्त प्राय पक्षी है, विलुप्त हो चुका है। इसके पंख को भी हाल ही में निर्यात किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024। मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024, मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया मार्सिन ज़ुज़ैक की फोटो थी। मार्सिन ज़ुज़ैक की फोटो जो कि वेली स्टेट पार्क और आकाश गंगा के मिश्रित फोटोज है, जिसमें वेली स्टेट पार्क में थ्री सिस्टर्स हुडू यानी रेगिस्तान की एक चट्टान है जिसे थ्री सिस्टर्स हुडू कहा जाता है, और उसके आसपास कुछ जंगली फूल खिले हुए हैं जो कि अत्यंत मनोरम दृश्य पैदा कर रहे हैं। साथ में मिल्की वे यानी आकाश गंगा दिख रही है उसमें। तो ये जो फोटो है मार्सिन ज़ुज़ैक की यूटाह प्रांत यानी यूएसए के यूटाह प्रांत में वैली स्टेट पार्क में खींची गई थी, जिसमें आकाशगंगा वैली स्टेट पार्क के पास हुडू थ्री सिस्टर्स जो हैं, थ्री सिस्टर्स हुडू यानी चट्टान, रेगिस्तान के पास एक चट्टान है, उसकी ये फोटो है। यहाँ पे कुछ जंगली फूल खिले हुए हैं। इसको दिया गया है मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया मार्सिन ज़ुज़ैक को। ये है पोलैंड के। कहाँ के हैं? पोलैंड के। पोलैंड जिसकी राजधानी है वारसा। पोलैंड जिसकी राजधानी है वारसा। वारसा किस नदी के किनारे है? तो वारसा विस्चूला नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? विस्चूला नदी के किनारे है। वारसा पैक्ट कब हुआ था? 1955 में हुआ था। किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? नाटो के प्रत्युत्तर में हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में 31 से अधिक सदस्य देश हो चुके हैं। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया के साथ अभी हाल ही में एक दो देश और शामिल हो रहे हैं, तो जैसे 32 और 33 देशों की हो जाएंगे। जो एग्जैक्ट डेट है वो अगले वीडियो में हम उपलब्ध करा देंगे, जो एग्जैक्ट सदस्य देशों की संख्या है। ठीक है, तो वारसा पैक्ट हुआ था 1955 में। वारसा विस्चूला नदी के किनारे है। पोलैंड जिसकी राजधानी है वारसा। पोलैंड यूरोप का एक देश है। पोलैंड यूरोप का एक देश है। यहाँ के हैं मार्सिन ज़ुज़ैक। मार्सिन ज़ुज़ैक, इनको सम्मानित किया गया मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से, और साथ में इन्हें सम्मानित किया गया एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से। एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से, एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमडीएच एवरेस्ट, एमडीएच व एवरेस्ट का मसाला सभी लोग खाते होंगे, यूज किए भी किए होंगे, प्रयोग भी किया जाता है। भारत में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है एमडीएच और एवरेस्ट का मसाला। तो हाल ही में खबरें बनी थी कि सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल में कुछ रसायन मिला हुआ है। रसायन मिले होने की वजह से एमडीएच और एवरेस्ट मसाले को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एवरेस्ट और एमडीएच मसाले को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो क्यों प्रतिबंधित किया गया था? क्या कारण था प्रतिबंधित किए जाने का? तो सिंगापुर, मलेशिया में जो वहाँ की एफडीए यानी फूड डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं, वो ऐसा जांच करती हैं और पाती हैं कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? एथिलीन ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा, ये एथिलीन ऑक्साइड कैंसर कारक माना जाता है। कैसा माना जाता है? कैंसर कारक। कैंसर हो सकता है इसके प्रयोग से, कैंसर होने की संभावना है। तो कैंसर को होने के कारण, कैंसर कारक होने के कारण एथिलीन ऑक्साइड मिले होने का जैसा उनको उनके जो जांच में प्राप्त हुआ, उन्होंने सिंगापुर अपने देश में इसको प्रतिबंधित कर दिया। तो इसके प्रत्युत्तर में एफएसएसआई, भारत की जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो 2006 के अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 2006 के अधिनियम के तहत 2011 से भारत में काम कर रही है। उसने भारत से देश भर के 300 स्टोर से एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के आंकड़ों का संग्रह किया और उसे अपनी जांच लैब में भेजा, जिसके बाद यह जवाब निकल कर आया कि जो एमडीएच मसाले में एथिलीन ऑक्साइड के मिले होने के आरोप विभिन्न देशों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो निराधार हैं। ऐसा कोई भी जो रसायन है वो एमडीएच मसाले और एवरेस्ट मसाले में नहीं मिले हुए हैं। तो दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा रसायन मिले होने का आरोप लगा के सिंगापुर में प्रतिबंधित किया गया? तो एथिलीन ऑक्साइड। कौन सा है? एथिलीन ऑक्साइड है। फ्लाइंग मशीन यानी एरोप्लेन का आविष्कार कब हुआ था? 1903 में हुआ था, 22 मई को हुआ था, क्योंकि 22 मई को ही 1903 में आर्विल राइट और विल्बर राइट यानी राइट बंधुओं ने किसका आविष्कार किया था? किसका आविष्कार किया था? आविष्कार किया था एरोप्लेन का। किसका आविष्कार किया था? एरोप्लेन का आविष्कार किया। ठीक है, किसका आविष्कार किया था? एरोप्लेन का किया था। ठीक, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सेमी क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन, प्री बर्नर इग्निशन को
किसके द्वारा परीक्षण किया गया? किसके द्वारा परीक्षण किया गया? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसरो जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। कहाँ है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु। कहाँ है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसने जो प्री बर्नर इग्निशन का क्या किया? परीक्षण किया। किस राज्य में किया? तमिलनाडु में किया। कहाँ किया? तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला है वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर के कुछ मामले केरल में देखे गए हैं। किस राज्य में देखे गए? केरल में, जिसकी वजह से भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। क्या जारी की गई है? एडवाइजरी जारी की गई है। क्या जारी की गई? एडवाइजरी जारी की गई है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले हाल में 3 सदस्य देश कौन? 3 देश कौन है? तो 3 देश हैं। आयरलैंड, जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन। स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड, जो किस पठार के पास है? मेसेटापो के पठार पे है। ठीक है, मैड्रिड मैंजियर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मैंजियर। मैंजियर, मैंजियर या मैंजिनर, जो भी नदी आएगी, मैंजिनर नदी के किनारे, मैंजियर नदी के किनारे है। नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक, तो 3 देशों ने, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने, इन 3 देशों ने फिलिस्तीन जिसकी राजधानी है रामाल्ला, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है हमास के ऊपर, अक्टूबर से ही इजराइल ने आक्रमण करना शुरू किया। बहुत क्रूर आक्रमण किया गया है। इसमें लगभग अब तक 35,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी अभी ये युद्ध नहीं रुका है। इस बीच आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। अब तक 140 से अधिक देशों ने इन देशों फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। और उसका इस मान्यता देने की जो गतिविधि हुई है या मान्यता देने की जो प्रक्रिया हुई है, इसका विरोध इजराइल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पेटेंट नियम 2024। कौन सा नियम? पेटेंट नियम 2024 कब से लागू हुआ? 15 मार्च 2024 को लागू हुआ। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, योजना आयोग की स्थापना हुई थी और जो 31 अक्टूबर 2014 तक कार्यरत था। योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग यानी नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की स्थापना हुई, उसमें जो मुख्य प्रावधान है कि कौन अध्यक्ष होगा? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। साथ में उसमें एक सचिव होते हैं, एक सीईओ होता है। साथ में अन्य जो राज्य हैं, राज्यों के जो मंत्री हैं, सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। यानी योजना आयोग और नीति आयोग में जो मुख्य अंतर है, योजना आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे काम नहीं करता था, जबकि जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है, जबकि योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं 15 मार्च का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसे बताया। पेटेंट नियम 2024 15 मार्च 2024 को लागू हुआ। ये पेटेंट अधिनियम 1970 के कुछ प्रावधानों में कुछ नियम शामिल कर रहा है, कुछ नियमों को शामिल कर रहा है। पेटेंट अधिनियम 1970, पेटेंट अधिनियम 1970। जो भारतीय पेटेंट कार्यालय, दोस्तों जी हाँ दोस्तों, भारतीय पेटेंट कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय पेटेंट कार्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर को देखा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 6 को देखा, हुइया पक्षी के बारे में जाना, मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 को जाना, एमडीएच एवरेस्ट किस कारण से सिंगापुर में, एमडीएच एवरेस्ट मसाले जो है किस कारण से प्रतिबंधित हुए हैं सिंगापुर में? मसाले। ठीक है, एमडीएच और एवरेस्ट मसाले किस कारण से सिंगापुर में प्रतिबंधित हुआ है? तो किस कारण से हुआ? फ्लाइंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था? किसने किया था? सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन का उदाहरण कहाँ किया गया? वेस्ट नाइल फीवर क्या है? कहाँ पे इसके मामले देखे गए हैं हाल ही में? फिर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले सदस्य देश अभी हाल ही में कौन है? और पेटेंट नियम 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, करंट अफेयर्स को देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आएगी और आज की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो कमेंट करें और जो भी नए तथ्य जानने हैं, जिस विषय से जानने हैं, उसे जरूर हम तक पहुंचाएं। हम आपको
प्रारंभिक परीक्षा में सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और लगातार प्रयत्न करते हुए आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल बनाने की दुआ देते हैं कि आप सफल होइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी और SC/SE ड्यू पॉइंट के साथ अनु क्लासरूम चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित कोड जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको कोड में सीखने का प्रयास किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इतिहास विषय को चुना है। इतिहास विषय के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न इस समय लोक सेवा आयोग के साथ साथ विभिन्न लोक सेवा आयोगों के द्वारा और प्रतियोगी परीक्षाओं के जैसे SSC हो गया, चाहे वो BEd एंट्रेंस एग्जाम हो गया, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज हमने जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। हमें जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है जिससे कि हम बहुत आसानी से इस चीज को हल कर पाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा ज्यादा देर न करते हुए, जैन धर्म, जैन शब्द जिन से हुआ है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, ठीक है। जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता, ठीक है। यानी जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो जिन कहलाता है। यानी जो अपने पूरी तरह से इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो क्या कहलाता है? जिन कहलाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर, फिर उनके प्रतीक चिन्ह, फिर उनके जन्म स्थान। चूंकि आप देखे होंगे 2020 और 2021 की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों के जन्म स्थान को मैच द फॉलोइंग कॉलम के अंतर्गत पूछ लिया गया था। मैच द फॉलोइंग प्रश्न के अंतर्गत पूछ लिया गया था और 4 पूछा गया था, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों का लगभग गलत हुआ था। चूंकि ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था 24 तीर्थंकरों का जन्म स्थान याद कर पाना, ठीक है। तो हमने से 24 में से 7 तीर्थंकरों को याद करने का प्रयास किया, जगह शुरू के 3 हैं, बीच में एक वासुपूज्य जी हैं और लास्ट के 4 हैं। बीच के कुछ अन्य लोगों को छोड़ा गया है। तो हमने जो महत्वपूर्ण लगे उनको देखने का प्रयास करना है। तो शुरू करते हैं। पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर यानी जो संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभनाथ है। कौन है? ऋषभनाथ है, यानी आदिनाथ। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी बैल। वृषभ यानी बैल, प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ यानी बैल। आप सब लोग परिचित होंगे इससे। जन्म स्थान है विनिता नाग। बहुत कम लोग विनिता नाग से परिचित होंगे, विनिता नाग भी याद रखिएगा। विनिता नाग जन्म स्थान है इनका। निर्वाण कहाँ हुआ था? अष्टाप्रद पर्वत पे हुआ था। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ इनको? अष्टाप्रद पर्वत के पास हुआ है निर्वाण। निर्वाण यानी इनको जन्म मोक्ष के बंधन से मुक्ति मिल जाना, यानी निर्वाण प्राप्त हो जाना, ठीक है। तो हमने देखा ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है और जन्म स्थान है विनित्यनाथ, और जो इनका निर्वाण स्थल है वो अष्टाप्रद है। फिर दूसरे तीर्थंकर हमारे अजीतनाथ। कौन है? अजीतनाथ, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी। प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। और हाथी जो हाथी है आपको पता ही होगा, इसे संस्कृत में गज के नाम से भी जाना जाता है, तो गज भी वहां दे सकता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्जन में तो आपको पता ही एलिफेंट रहेगा। तो अजीतनाथ का जन्म स्थान कहाँ? अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, अजीतनाथ का जन्म है अयोध्या। और से अजीतनाथ, और से अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी है। आजकल तो सबसे ज्यादा चर्चा में है, भगवान श्री राम का मंदिर भी बन चुका है। अगर आप लोग दर्शन करने नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, दर्शन जरूर करिएगा। भव्य दिव्य और जो भारत सनातन संस्कृति की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके दर्शन अवश्य करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इनका जन्म, अजीतनाथ का निर्वाण स्थान है संवेद शिखर है। अजीतनाथ का निर्वाण स्थान कहाँ है? संवेद शिखर है। एक चीज और दोस्तों आपको बता दें कि हमने आदिनाथ, वासुपूज्य और महावीर, आदिनाथ, वासुपूज्य और महावीर 3 लोगों का जो निर्वाण स्थल अलग है, इसलिए इसको यहाँ लिख लिया है। अन्यथा किसी का भी निर्वाण स्थल आपसे पूछे तो आप आंख बंद करके संवेद शिखर लगा दीजिएगा। संवेद शिखर, संवेद शिखर लिखा हुआ है ना, संवेद शिखर, ठीक है। संवेद शिखर लगाइएगा आंख बंद करके, बिना सोचे समझे। बस 3 को छोड़ दीजिएगा, आदिनाथ को छोड़ दीजिएगा, फिर वासुपूज्य को छोड़ दीजिएगा और फिर महावीर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी 3 का निर्वाण स्थल अलग है और सबका एक है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संभवनाथ, तीसरे कौन है? संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, पता ही है, घोड़ा, अश्व। घोड़ा क्या यानी? अश्व। अश्व यानी हॉर्स, ठीक है। इंग्लिश में हॉर्स, संस्कृत में अश्व और हिंदी में घोड़ा, सबको पता है। इनका जो जन्म स्थान है श्रावस्ती। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती जो बुद्ध से संबंधित भी है और जैन धर्म से संबंधित भी है। आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है श्रावस्ती। कौन सा स्थान है? श्रावस्ती। ठीक है, अगर ये प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण रखता है, तो स्थान हो जाएगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। जबकि आपको पता ही है अयोध्या भगवान राम की नगरी है और अयोध्या में अजीतनाथ जी का जन्म स्थान भी है। ठीक है, तो संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, इनका जो जन्म स्थान है श्रावस्ती। श्रावस्ती की साक्षरता दर भारत में सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम मानी है, सबसे कम है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार इनका भी जो निर्वाण स्थल है सम्मेद शिखर है। क्या है? निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर है। अगले हैं हमारे 12वें जो तीर्थंकर है वासु पूज्य जी है। 12वें तीर्थंकर कौन से हैं? वासु पूज्य जी। 12 ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है महिष यानी भैंसा यानी बुफैलो। ठीक है, महिष संस्कृत में है, भैंसा हिंदी में है और बुफैलो किसमें है? अंग्रेजी में है। आप तीनों याद रखिएगा। फिर इनका जो जन्म स्थान है चंपापुरी। जन्म स्थान कहाँ है? चंपापुरी। निर्वाण स्थल भी इनका चंपापुरी है, यानी जहाँ इनका जन्म स्थान है वहीं पे इनको निर्वाण भी प्राप्त हो रहा है, वो स्थान है चंपापुरी। प्रश्न यह भी बन सकता है निम्नलिखित में से कौन से गुरु हैं या कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म स्थान और निर्वाण स्थल एक ही है? तो वह हैं कौन? वासु पूज्य जी। कौन है? वासु पूज्य महाराज जी। ठीक है, फिर है नेमिनाथ। नेमिनाथ जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह है 21वें तीर्थंकर है। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल है और इनका जो जन्म स्थान है सम्मेद शिखर है। जन्म स्थान क्या है? सम्मेद शिखर है। जन्म स्थान क्या है? सम्मेद शिखर है और जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। जन्म स्थान क्या है? सम्मेद शिखर है। निर्वाण स्थल क्या है? सम्मेद शिखर है। तो दूसरा भी प्रश्न यहाँ पे हो गया कि आप वासु पूज्य और नेमिनाथ दोनों का लोगों का जन्म स्थान कहाँ है? सम्मेद शिखर। और दोनों लोगों का जन्म स्थान और निर्वाण स्थल एक ही स्थल है। जैसे वासु पूज्य जी का चंपापुरी है, उसी प्रकार नेमिनाथ जी का जो है सम्मेद शिखर और दोनों जो निर्वाण स्थल और जन्म स्थान दोनों क्या है? सम्मेद शिखर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरिष्टनेमी इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। आपको पता ही होगा शंख हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी कोई शुभ काम शुरू करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जाता है, तो जो शंख वादन होता है, आपने सुना ही होगा, शंख को वादन किया जाता है, शंख वादित किया जाता है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले जब भी हम महाभारत या रामायण जैसे जो महाकाव्य जो महाकाव्य पे आधारित जो हमारे सीरियल्स हैं, जो भी हमारे चलचित्र सिनेमा है, वहां पे भी जब होता है तो शंख वादन जरूर किया जाता है। शंख वादन जरूर किया जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है उज्जैन जी हाँ, ये महाकाल यानी महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है महाकालेश्वर। यहाँ पे उज्जैन में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है उज्जैन जहाँ पर वैदिक घड़ी अभी स्थापित की गई है। तो इनका जो निर्माण स्थल है वो भी है सम्मेद शिखर पे। कहाँ पे है? सम्मेद शिखर पे है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर एक चीज और बता दें, जो अरिष्टनेमी है इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। अरिष्टनेमी का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में भी है। ठीक है, अरिष्टनेमी का जो है उल्लेख ऋग्वेद में भी है। यह प्रश्न बन सकता है कि उनके में से किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी है? तो अरिष्टनेमी का उल्लेख किसमें है? अरिष्टनेमी का जो उल्लेख है किसमें है? ऋग्वेद में है। ठीक है, और इसमें से जो नेमिनाथ जी हैं वो कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। नेमिनाथ जी किसके समकालीन माने जाते हैं? कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो अगला है 23वें तीर्थंकर हो गए हमारे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। ठीक है, पार्श्वनाथ यानी जो चतुर महाव्रत है, जो 4 महाव्रत थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, 4 महाव्रत जो थे, इससे पहले 4 महाव्रत चल रहा था जैन धर्म में। जब पार्श्वनाथ जी चल रहे थे, पार्श्वनाथ का आते आते 4 महाव्रत चल रहे हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ है। पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जीआई टैग भी प्राप्त किया जा चुका है। वाराणसी के 21 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। वाराणसी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आप सभी को पता होगा कि बाबा विश्वनाथ जी का जो बाबा विश्वनाथ है यानी विश्वनाथ मंदिर जो है, विश्वनाथ जो भगवान है वो जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। और वाराणसी में ही सर्ववेद मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी खोला जाएगा। और सार्वजनिक सेवाओं में रोपवे शुरू करने वाला जो जिला है यानी पूरे वैश्विक स्तर पर है वाराणसी। वाराणसी में ही सार्वजनिक सेवाओं पर रोपवे सेवाओं की शुरुआत की जा रही है सार्वजनिक परिवहन के रूप में। तो वाराणसी हम सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सभी को वाराणसी बहुत ध्यान में रखना होगा। तो अरिष्टनेमी पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है सांप यानी स्नैक। ठीक है, सर्प। ठीक, सर्प। और जन्म स्थान इनका वाराणसी है। इनका जो निर्माण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। निर्माण स्थल कहाँ है?
समेध शिखर है। निर्वाण स्थल कहाँ पे है? समेध शिखर है। हमारे 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर स्वामी जी हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी से आता है तो महावीर स्वामी जी से आता है, क्योंकि ये बुद्ध के समकालीन है। महावीर स्वामी और बुद्ध को लगभग समकालीन माना जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली में है। जो निर्वाण स्थल है वो पावापुरी है। जन्म स्थल कहाँ पे है? कुंडग्राम में है। निर्वाण स्थल कहाँ पे है? पावापुरी में है। इनकी माँ का नाम त्रिशला था। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम था जामाली। ठीक है, तो इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। पुत्री थी प्रियदर्शना, दामाद थे जामाली थे। दामाद कौन थे? जामाली थे। ठीक है, तो महावीर के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये वृक्ष आपको खुद बताना है। साथ में महावीर स्वामी जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी किनारे हुई थी। किस पहाड़ी पर प्राप्त हुई थी? तो वह विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो विपुलाचल पहाड़ी याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी याद रखिएगा, वृक्ष याद रखिएगा जहां उनको कैवल्य प्राप्त हुआ है। इन सारे प्रश्नों को आप एक साथ याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में जो भी प्रश्न आए जैन धर्म से संबंधित आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, हमने जैसा कि जैन धर्म में चतुर्महाव्रत बताया, महावीर स्वामी जी जैन धर्म में एक पंच महाव्रत जोड़ते हैं जो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी जी जैन धर्म में एक पांचवा महाव्रत जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना। यानी अब जो जैन धर्म में है पंच महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। पंच महाव्रत का पालन अनिवार्य है, जिसमें से पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सत्य पे टिके रहना, अहिंसा यानी किसी प्रकार की हिंसा को न करना, अस्तेय किसी प्रकार से चोरी न करना, अपरिग्रह बहुत अधिक सामानों का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्त्री से दूर रहना। इन सब चीजों को पंच महाव्रत में शामिल किया गया है। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न की भी संज्ञा दी गई है। तो उसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी सब कुछ आपका सम्यक होना चाहिए। ज्ञान भी सम्यक हो, चरित्र भी सम्यक हो, और दर्शन भी सम्यक हो। ज्ञान भी सम्यक हो, दर्शन भी सम्यक हो, और चरित्र भी सम्यक हो। दोस्तों, ये सारी चीजें तो हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिल ही जाएंगी, किंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें इसे कोड में सीखना है। तो चलिए देखते हैं कोड इसका क्या बनता है। अगर आदिनाथ का कोड देखें तो आदिनाथ में ऋषभनाथ का आर ले लिया हमने, अजितनाथ का ले लिया ए, और संभवनाथ के लिए लिया एस। RAS, हम में से कई सारे दोस्त जो हैं RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा देते होंगे, तो उसे याद रखिएगा RAS, रास। क्या हो गया? रास। वासुपूज्य का ले लीजिएगा V, और नेमिनाथ का ले लीजिएगा N, और अरि नाम का ले लीजिएगा अरि। ठीक है, रास VN अरि ना। फिर PM कोड क्या बनेगा? देखिए अब कोड क्या बनाते हैं हम, बहुत आसान कोड है, बहुत आसानी से आ जाएगा। RAS बना री, आप RAS बन गए री, तो RAS बना री। हमने लोक सेवा आयोग से क्या किया, एक मांग की कि हमें RAS बनाइए, और फिर बाद में हम क्या बनेंगे? PM बन जाएंगे। RAS बना री PM, RAS बना री PM, RAS बना री PM। ठीक, RAS बना री PM। अब वृषभ का हमने ले लिया ब्री, वृषभ का क्या ले लिया? ब्री। हाथी का ले लिया हा, घोड़ा का ले लिया घो, घोड़ा का ले लिया घो, महिष का ले लिया मौ, नीलकमल का ले लिया नी, संग का ले लिया संग, और सा का ले लिया सा, और फिर सी का ले लिया सिंह। ठीक, तो अब इसको कैसे बनाते हैं? रास बना री PM, ब्री हा घो, ब्रीहा घो, मनी, मनी लेते हो ना, मनी पनी, जब आप PM बन जाओगे तो ब्रीहाघो मनी, ब्रीहाघो मनी। ठीक, मनी, ब्रीहाघो मनी, संसासी, मनी संसासी, ब्रीहाघो मनी संसासी। कोड क्या बना? रास बनारी PM, ब्रीहाघो मनी संसासी, रास बनारी प्रियम, ब्रीहाघो मनी संसासी, रास बनारी PM, ब्रीहाघो मनी संसासी, रास बनारी PM, ब्रीहाघो मनी संसासी। ठीक है, रास बनारी PM, ब्रीहाघो मनी संसासी। R से हो जाएगा ऋषभनाथ, E से हो जाएगा अजितनाथ, S से हो जाएगा संभवनाथ, V से हो जाएगा वासुपूजी, N से हो जाएगा नेमिनाथ, अरि से हो जाएगा अरिश नेमी, P से हो जाएगा पार्श्वनाथ, M से हो जाएगा महावीर,
बी से हो जाएगा बृहद वृषभ, हा से हो जाएगा हाथी, घो से हो जाएगा घोड़ा, मा से हो जाएगा महिष, नी से हो जाएगा नीलकमल, स से हो जाएगा संख, सा से हो जाएगा सांप, सिंह से हो जाएगा सिंह। ये कोड याद रखिएगा। इस कोड के माध्यम से आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। एक दूसरा जो आता है प्रश्न जैन संगीतियों से रिलेटेड है, उसे भी हम लोग एक कोड में सीख लेते हैं। जैन संगीतियां, जैन संगीतियां। और चलिए दोस्तों, जैन संगीतियों से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग एक बार देखते हैं कैसे होता है जैन संगीतियां। जैन संगीतियां, इसके लिए जो कोड है चजय पास। दो संगीतियां हुई थी, दोनों को याद रखिएगा, चजय पास, जैव दे क्षमा। बोलने का तरीका ही याद रखिएगा, चजय पास जैव दे क्षमा। बोलने का तरीका कैसे याद रखिएगा, चजय पास जैव दे क्षमा, चजय पास जैव दे क्षमा, चजय पास जैव दे क्षमा। 4-5 बार बोलेंगे, अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। अब कोड को समझ लीजिए, डिकोड कैसे करेंगे। च से है चंद्रगुप्त, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, कहाँ हो रही है, पाटलिपुत्र में हो रही है। ये जय से हो जाएगा जैन की पहली संगीति, प्रथम संगीति, ठीक। पास हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो दोस्तों, जब प्रथम जैन संगीति होती है, क्या होती है, प्रथम जैन संगीति जब होती है तो उसी दौरान जैन संप्रदाय दो संप्रदाय में बंटता है, यानी जैन जो धर्म है, जैन समुदाय है, जैन धर्म है, दो समुदाय में बढ़ता है। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, क्या होता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो जो श्वेतांबर है, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं, स्थूलभद्र हैं, और दिगंबर के कौन है, भद्रबाहु, कौन है, भद्रबाहु। जी हाँ दोस्तों, भद्रबाहु, दिगंबर, यानी ये इनके लिए दिशाएं वस्त्र हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इनके लिए दिशाएं वस्त्र हैं, ये वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा हुआ था, उस दौरान जब ये संगीति होती है, तो उसी दौरान ये जो संप्रदाय है बढ़ जाता है। भद्रबाहु कहते हैं कि हम वस्त्र त्याग देंगे, हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो दिगंबर, हमारे लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं, चारों दिशाएं हमारी वस्त्र हैं, हम हमारी जो रक्षा करते हैं, हमारी जो सुरक्षा करेंगी वो दिशाएं करेंगी। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्थूलभद्र जी के नेतृत्व में श्वेतांबर बन गए, भद्रबाहु जी के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य चले गए श्रावण बेलगोला में। कहाँ चले गए, श्रावण बेलगोला में चले गए, ठीक है, श्रावण बेलगोला, ठीक। कहाँ पे, कर्नाटक में, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चले गए, कर्नाटक में, कहाँ चले गए, कर्नाटक में। श्रावण बेलगोला में कहाँ चले गए, कर्नाटक में। और यहीं पे इन्होंने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग किया। किस पद्धति से, संलेखना पद्धति से, ठीक है। यानी संलेखना पद्धति से प्राण त्यागने वाला पहला जो राजा है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में भद्रबाहु जी आते हैं, लेकिन तब तक जैन धर्म दो संप्रदाय में अपना विभाजन होके आगे बढ़ चुका था। अगला है जैव दूसरा, यानी जैन संगीति सेकेंड, यानी दूसरी जैन संगीति है। वह से है वल्लभी, वह से क्या है, वल्लभी में हो रही है। कहाँ हो रही है, वल्लभी। जी हाँ दोस्तों, वल्लभी कहाँ पे है, बताइए आप लोग, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। जब इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, अध्यक्ष बनते हैं देवर्धिगढ़ या श्रमण सम्मण। कौन बनते हैं, देवर्धिगढ़। कौन बनता है, देवर्धिगढ़ या फिर क्षमा श्रमण, दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। क्षमा श्रमण, कोई भी नाम एग्जाम में आए आप बहुत आसानी से इसे डिकोड कर जाइएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें एक कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। इसमें से हमारा कोड है चजय पास जय वदे क्षमा। कोड क्या है, चजय पास जय वदे क्षमा, चजय पास जय वदे क्षमा। और इधर कोड है RAS बनारी BM ब्रीहा गो मनी संसासी, ब्रीहा गो मनी संसासी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये जो तथ्य हमने प्रस्तुत किया आपके सामने, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, कोड को समझें, कोड को डिकोड करना जान लें, और फिर अपनी प्रतियोगी परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली है, या फिर PCS की परीक्षा आयोजित होने वाली है, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, या फिर
लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो 15 जुलाई को आयोजित होने परीक्षाएं हैं, सही में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लाभकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। कोड में सबसे कुछ सीखें अंतर्गत करंट अफेयर्स विथ प्रिंस कुमार और कोड में कुछ भी सीखें के अंतर्गत आप हाई फाई स्टडी 94 चैनल के साथ जुड़ें और इस चैनल को आगे लोकप्रिय बनाने का अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद।